नई बहू की जादुई लंबी जीप। ममता अपनी बेटी जिया के कमरे में आती है, जहां जिया अपनी लंबी जीप को बाहर निकालकर खाने की थाली चाट रही होती है, जिसे देखकर ममता अपनी बेटी से बोलती है, अरे पेट में क्यों नहीं रख लेती इस प्लेट को? वहाँ लड़के वाले आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और तू अब तक तैयार भी नहीं हुई, बल्कि मजे से अपनी लंबी जीभ से चटोरी की तरह प्लेट चाट रही है। माँ, ऐसा टैलेंट हर किसी में नहीं होता। पूरे रामपुर गांव में जिया के जैसी लंबी जीभ किसी की नहीं होगी। अरे तेरी इस लंबी गज भर की जीभ के कारण अब तक घर आए सारे रिश्ते टूट गए हैं। अब क्या 36 जोड़ी चप्पल जूते घिसवाएगी? जल्दी से तैयार हो जा और खबरदार जो लड़के वालों के सामने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली तो। जिया जल्दी से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आती है, जहां उसकी सास कविता उससे सवाल पूछती है और कहती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी मेरे हर सवाल का जवाब सिर हिलाकर क्यों दे रही है? अरे बहन जी, वो क्या है ना, मेरी बेटी जल्दी से किसी के साथ घुल मिल नहीं पाती, कम बोलती है। ममता जिया की लंबी जीभ का राज छिपाने के लिए झूठ बोल देती है, जिसके बाद कविता अपने बेटे अनिल की शादी जिया के साथ तय कर देती है। और कुछ दिनों बाद कविता ढोल नगाड़े और शहनाई के साथ बारात लेकर आती है, जहां बड़ी ही धूमधाम से अनिल और जिया की शादी हो जाती है। बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। बेटा बहू को कमरे में ले जा, शादी ब्याह के भागदौड़ में थक गई होगी। जी माँ। कमरे में आने के बाद अनिल जिया को इम्प्रेस करने के लिए गाना गाता है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अब तुम्हारी बारी, अब एक रोमांटिक सा गाना सुना दो। बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। अनिल जैसे ही नई बहू की लंबी सी जीभ को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जोर से चिल्लाता है, चुड़ैल, अरे अरे माँ जल्दी आओ। अरे क्या हो गया बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? दैया रे दैया, अरे नई बहू ये कैसी लंबी सी जीभ है तेरी। अच्छा, तो अब समझ आया कि जिस दिन हम तुझे देखने आए थे तू अपनी जुबान क्यों नहीं खोल रही थी। अरे राजनीति खेल गई ये माँ बेटी मिलकर। खैर, अब तो जो होना था वो हो गया। इस तरह कविता अपनी बहू के लंबी जीभ से वाकिफ हो जाती है और थोड़े ही दिनों में जिया अपने ससुराल में ढल जाती है। एक दिन वो अपनी सास के साथ बाजार जाती है, जहां गोलगप्पे का ठेला देखकर बहू की लंबी सी जुबान बाहर आ जाती है। अरे नई बहू, अपनी लंबी जुबान को लगाम लगा, यूं बीच बाजार में अपनी जीभ को बाहर क्यों निकाल रही है? जिया जल्दी से अपनी जुबान को अंदर करके कहती है, माँ जी, जब तक मैं गोलगप्पे नहीं खाऊंगी मेरी लंबी जीभ ऐसे ही बाहर आती रहेगी। नई बहू की फरमाइश पर सास उसे गोलगप्पे खिला देती है। उस दिन के बाद से जब कभी घर की गली से गोलगप्पे या कोई भी खाने पीने का ठेला गुजरता तो जिया अपनी सास से इन्हें खरीदने की जिद किया करती। गोलगप्पे, बर्गर, टिक्की, आओ आओ। माँ जी, मुझे टिक्की खाना है, खरीद दीजिए। बस नई बहू, तेरी सास के पास इतने पैसे नहीं जो हरदम तेरी फरमाइश पूरी करने में खर्चती रहे, समझी? इसीलिए अपनी चटोरी लंबी जीभ को लगाम लगा। अरे मेरा बेटा धूप में खून पसीना बहाकर कमाता है, इतनी महंगाई में आटे दाल का भाव बढ़ता जा रहा है, ऊपर से तेरी लंबी चटोरी जीभ को चाट पापड़ी का चस्का चढ़ा रहता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन कुछ लोग अनिल को घर लेकर आते हैं। राम भरोसे, क्या हुआ है मेरे अनिल को? अरे कविता चाची, आज कारखाने में स्टील उठाते वक्त अचानक से इसे खून की उल्टी हुई और ये बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बताया है कि इसे कैंसर है। अनिल की बीमारी के कारण जिया और कविता गरीबी में दिन काटने को मजबूर हो जाते हैं। तभी एक दिन मंदा कविता को टोकती है, कैसी हो कविता बहन, तुम्हारे बेटे की बीमारी की बात पता चली, बड़ा दुख हुआ। भगवान झूठ ना बुलाए, मगर तुम्हारी बहू की लंबी जुबान ही तुम्हारी लाचारी का कारण है। मैं तो कहती हूँ सब शगुनी मनहूस को घर से निकाल दो। मंदा की भड़काऊ बातों में आकर कविता अपनी बहू को घर से निकाल देती है। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, पता नहीं कैसी काली लंबी जीभ पाई है तूने, जब से आई है मेरे घर की खुशियाँ खा गई है। जा यहाँ से अपनी लंबी काली जीभ के साथ डूब मर।
अपनी सास के ताने सुनकर जिया रोते हुए चलने लगती है, जहाँ उसे एक पेड़ के पास बदहाल प्यासा पुरोहित दिखता है। पानी, पानी। जिया जल्दी से उस पुरोहित को पानी पिलाती है। शुक्रिया बेटी, तुमने मुझ प्यासे को पानी पिलाया, मगर तुम इतनी चिंता में क्यों हो? फिर जिया रोते हुए उस पुरोहित के आगे अपनी परेशानी रखती है। चिंता मत करो बेटी, आज से तुम्हारे सारे कलेश मिट जाएंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी लंबी जीभ तुम्हारी लाचारी का कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी खुशहाली और कुशलता का कारण बनेगी। और जब तुम इससे मदद मांगोगी तो ये तुम्हें सोना देगी। पुरोहित का शुक्रिया करके जिया वहाँ से घर आने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक कुबड़ी बुढ़िया दिखती है। मदद करो, मुझे कुबरी को कुछ खाने को दे दो, कई दिनों की भूखी हूँ। ए मेरी जादुई लंबी जीभ, मेरी मदद करो। इतना कहते ही जिया की जादुई जीभ एकदम लंबी होकर अपने अंदर से सोने के चमचमाते सिक्कों का ढेर लगा देती है। ये लो बूढ़ी अम्मा, ये सारे सोने के सिक्के आप रख लो। शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। कुबड़ी बुढ़िया की मदद के बाद जिया आगे आती है, जहाँ उसकी नजर एक कोढ़ी के रोगी पर जाती है, जिसके शरीर पर कोढ़ के फफूले फूटे हुए थे। अरे मदद करो, मुझ कोढ़ी के लिए अपनी काया खोलो। उस कोढ़ी के रोगी को देखकर जिया से रहा नहीं गया और वो उसके पास आई। अरे दूर रहो, वरना मेरे कोढ़ का रोग तुम्हें भी लग जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी जादुई लंबी जीभ को आजमाना चाहिए, क्या पता ये ठीक हो जाए। ऐ मेरी जादुई लंबी जीभ, मेरी मदद करो। इतने के साथ जिया की जादुई लंबी जीभ बाहर आकर एक सुनहरी रोशनी से भर जाती है। उसकी शक्ति किरण कोढ़ी पर पड़ती है तो वो ठीक हो जाता है और फूट फूट कर रोते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया बहन, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, वरना हर इंसान मुझसे घिन करता था। मैं तकलीफों में छटपटाता था मगर कोई मुझे नहीं छूता था, मगर तुमने ठीक कर दिया। फिर कुछ आगे आने पर उसे एक लावारिस लाश दिखती है। सचमुच ये दुनिया दांव की यार है, लगता है इसका कोई नहीं, मुझे इसका अंतिम संस्कार करना होगा। फिर जिया अपनी जादुई लंबी जीभ से मदद मांगकर उस लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करती है। तभी वो पुरोहित वहां प्रकट होता है। बेटी, तुमने जिंदगी की सार्थकता को समझ लिया है। ये संसार कलेश से भरा हुआ है, मगर तुमने अपनी जादुई लंबी जीभ का सदुपयोग किया। जाओ, इसलिए ये जादू तुम्हारे अंत के दिनों तक तुम्हारे साथ रहेगा। आखिर में जिया अपने ससुराल आती है और अपनी सास को अपनी जादुई लंबी जीभ के बारे में बताती है। क्या सचमुच नई बहू तेरी लंबी जीभ जादुई हो गई है? हाँ माँ जी, ये सच है। ऐ मेरी जादुई लंबी जीभ, अपना कमाल दिखाओ। नई बहू के ऐसा बोलते ही उसकी जादुई लंबी जीभ से सोने के चमचमाते सिक्कों से उसके ससुराल के घर आंगन में ढेर लग जाता है और बहू आंसू भरी आंखों से बोलती है, माँ जी, इससे हम अनिल जी का कैंसर की बीमारी का इलाज करा लेंगे और एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। बस अब मुझे घर से मत निकालना। कभी नहीं निकालूंगी बहू, अपनी सास को माफ कर दे, मैं मंदा के भड़कावे में आकर अपना ही घर तोड़ने चली थी। ये कहकर सास अपनी बहू को गले से लगा लेती है और कविता अपनी नई बहू के साथ एक नए रिश्ते की नींव रखती है। आज जिया अपनी लंबी जीभ से लाचार लोगों की मदद करती है। अनिल अब कैंसर की बीमारी से ठीक हो चुका है और सास बहू की जिंदगी खुशियों भरी बीत रही है। सुबह के बस 5 बज रहे थे। तभी गौशाला में बंदी गाय की गुहार सुनकर उस गरीब बहू गौरी की नींद टूट जाती है और वो गौशाला में आकर नाद में भूसा डाल देती है और घर आंगन लीप कर नहाकर पूजा पाठ कर लेती है। इतने में उसकी सास सुधा कमरे से बाहर आती है। अरे गौरी बहू, तू आज इतनी सुबह क्यों उठ गई? माँ जी, आज मेरी तीनों नंद घर आ रही हैं। गौरी, मैं खेत पर जा रहा हूँ। सुनो जी, आज जिया, नताशा और कीर्ति घर आ रही हैं। कुछ पैसे देते जाते, उन्हें नाश्ता पानी कराना होगा। हाँ, ये रखो गौरी। गोपाल गौरी को 100 रुपए देकर चला जाता है। गौरी के घर में घिरी गरीबी मिट्टी के कच्चे आंगन और फूस के पुराने घर से साफ झलकती थी।
जहाँ फीकी पुरानी रसोई में मिट्टी का चूल्हा झोंक कर खाना बनाना हर दिन की बात थी। गौरी बनिए से राशन पानी खरीद कर घर आती है और अपनी तीनों ननंद के पसंद के पकवान बनाती है। थोड़ी ही देर में एक चमचमाती हुई गाड़ी उस गरीब बहू के चौखट पर आ रुकती है, जिसके अंदर से गौरी की 3 अमीर ननंद नताशा, जिया और कीर्ति हाई फाई सूट पहने, कंधे पर पर्स लटकाए अंदर आती हैं। आओ मेरी नंद, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता पानी लाती हूँ। गरीब भाभी खुशी से भरकर घर आई अपनी अमीर ननंद के आगे नाश्ते से भरी थाली परोसती है, जिस पर कीर्ति कुरकुराते हुए कहती है, ओह गॉड, ये क्या गौरी भाभी, जमाना अमीर की सीढ़ी चढ़ रहा है मगर ये घर आज भी गरीब का गरीब ही रह गया। आज भी इस घर में जिसे पीते पुराने बर्तनों में ही नाश्ता परोसा जाता है। हमारे ससुराल के किचन में कई सारी इम्पोर्टेड क्रॉकरी प्लेट्स हैं। रहने दे कीर्ति, हमारे घर से भाभी के घर का मैच मत कर। हमारे ससुराल का हाई क्लास स्टेटस है। घर आए मेहमानों की खातिर करना किसे कहते हैं, ये तो हमारी गरीब भाभी ने देखा कहाँ है। इस घर में तो आज भी इस गरीब वाले ग्लास में पानी मिलता है और ये 2 कौड़ी के प्लेट में सस्ता सा नाश्ता, जिसमें ये 5 रुपए वाले नमकीन के पैकेट और ये बकवास सा बिस्किट मिलता है। अपनी तीनों अमीर नंद के मुंह से गरीबी का तीखा ताना सुनकर उस गरीब भाभी की आंखें भर आती हैं, जिसे खटी पर बैठी बूढ़ी गरीब दादी हीरामणि सुन रही थी। अब बस भी करो, ये क्या तुम तीनों ने आते ही अमीरी गरीबी की रट शुरू कर दी। हीरामणि के बोलने पर तीनों घमंडी ननंद नाक सिकोड़ कर नाश्ते का एक निवाला खा लेती हैं। तभी गौरी उनकी कड़वी बातों को भूलकर कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी नंद, तुमने सही से नाश्ता भी नहीं किया? वो क्या है ना गौरी भाभी, ये 2 कौड़ी का नाश्ता हमें डाइजेस्ट नहीं होता। माँ कहाँ है? कमरे में है, चलो। तीनों ननंद सीधे अपनी माँ सुधा के पास आती हैं। तभी जिया घर की बिगड़ी हालत को घूर घूर कर देखते हुए बोलती है, ओह गॉड माँ, आखिर इस घर की हालत कब बदलेगी? डैडी और भैया करते क्या हैं? जिया बेटी, वो दोनों तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं मगर खेत की फसल कुछ खास नहीं हो रही। साल भर में जो फसल होती है उसे बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो घर खर्च में ही खत्म हो जाते हैं। माँ, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए मगर घर की ऐसी बदतर हालत की जिम्मेदार भाभी हैं। मगर कीर्ति, मैंने क्या किया? प्लीज भाभी, इतनी भी भोली मत बनो। घर की बढ़ोतरी बहू से जुड़ी होती है। मुझे तो भाभी के लक्षण ही ठीक नहीं लगते। जब से घर में भाभी के पैर पड़े हैं तब से घर गरीबी के दलदल में धंसता जा रहा है। और एक हम तीनों को देखो, हम इतने बड़े घर की बहू हैं। बस करो तुम तीनों, आज तुम तीनों बड़े घर की बहू बनकर घमंड से भर गई हो, इसीलिए शायद अपनी भाभी के उपकारों को भूल गई हो कि तुम्हारा घर उसी की बदौलत बसा है। बस करो माँ, हम पर किसी का कोई एहसान नहीं। जिया, कीर्ति, चलो, आज इसी वक्त हम तीनों नंद इस घर से सारे रिश्ते तोड़ती हैं। अपनी तीनों ननंद को घर से जाता देखकर गरीब गौरी रोते हुए उन्हें रोकती है। नताशा, कीर्ति, जिया, ऐसे ना जाओ। देखो तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए कितना सब बनाया है। देखो मालपुए पसंद है ना तुम्हें, ये लो खाओ। नहीं खाना हमें ये, क्योंकि अब ये गया गुजरा गरीबों वाला खाना हम तीनों को पसंद नहीं। चलो कीर्ति और जिया। घर से जाते वक्त जिया जानबूझकर अपनी सैंडल से गरीब भाभी का पैर कुचल देती है, जिससे गौरी दर्द से मचलकर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। सुधा बहू को चुप करा। चुप हो जा गौरी बहू, तेरी तीनों नंद नहीं जानती कि वो तेरी गरीबी का ठट्ठा नहीं उड़ा रही बल्कि अपने मायके की हंसी उड़ा रही हैं। माँ जी, बस दुख इस बात का है कि अपनी जिन तीनों नंद को खुशहाल जिंदगी देने के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज वो बदल गई। ऐसा कहते हुए गौरी की आंखों के आगे कुछ समय पहले का बीता वक्त झांकने लगता है, जब वो बहू बनकर ससुराल आई थी। आजा गौरी बहू, इस गरीब घर में तेरा स्वागत है। ऐसा मत कहिए माँ जी, क्योंकि जिस घर आंगन में मेरा परिवार घुल मिल कर रहता है वो घर सबसे अमीर होता है और इस घर की बहू बनना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। देखा हरी, मैं ना कहती थी मेरा पोता बहू बहुत ही पारिवारिक है। हाँ माँ, वरना एक गरीब के घर कौन बेटी देना चाहता है। नताशा, कीर्ति, जिया, अपनी भाभी को कमरे में छोड़ाओ। हाँ ये भाभी। गौरी अमीर घर की बेटी थी, वहीं गोपाल गरीब घर का बेटा। मगर गौरी ने गोपाल से शादी की।
बहुत ही जल्द गौरी अपने ससुराल में ढल गई। समय ढलता गया और फिर एक दिन, माँ जी, मेरी तीनों नंदा बड़ी हो गई हैं, हमें इनके लिए रिश्ते देखने चाहिए। बहू, कोई भी माँ बाप जवान बेटी को मायके में बिठाकर कहाँ रखना चाहता है, मगर हमारे पास एक पाई नहीं। माँ जी, मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने बीए किया है। उस बुनियाद पर मुझे अध्यापिका की नौकरी मिल जाएगी। उन पैसे से ये भाभी अपनी नंद की शादी का भार उठाएगी ताकि इन्हें अच्छा घर वर मिले। जीती रह बहू, तू जैसी भाभी भगवान हर घर में दे। इसी तरह समय ढलता गया। गौरी सूरज उगने से पहले उठती और ससुराल की जिम्मेदारी निभाकर स्कूल पढ़ाने जाती। वो गरीब भाभी एक सुबह से रात ढलने तक एक पैर पर नाचती रहती। कुछ ही दिनों में उसकी 3 ननद की शादी एक बड़े घर में 3 भाइयों से तय हो गई। अब गौरी ने जी तोड़ मेहनत की। अपनी भूख और इच्छाओं को मारकर उसने पाई पाई जमा किया। अजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों? गौरी, शादी में अभी 50,000 कम पड़ रहे हैं। जरा रुकिए गोपाल जी, ये मेरे शादी के गहने हैं, इन्हें बेच दीजिए। गौरी, मगर ये तुम्हारी शादी के गहने? मुझे इनकी ख्वाहिश नहीं, बस मेरी तीनों नंद की डोली उठ जाए। इसके बाद गौरी बड़े ही प्यार से अपनी 3 ननंद को दुल्हन के जोड़े में सजाती है और अपनी तीनों ननंद को नई जिंदगी की शुभकामनाएं देकर उन्हें विदा करती है। और आज वही ननंद अमीर घर की बहू बनकर अपनी भाभी के बलिदानों को भूल गई हैं। अचानक घर में किसी के आने की आहट से गौरी उन बीती यादों से बाहर आ जाती है। अरे भाग्यवान, नताशा, जिया, कीर्ति चली गई क्या? जी हाँ, वो गई। इस तरह समय बीतता जाता है और एक दिन तीनों ननंद अपने पतियों के साथ बिना बताए अपनी भाभी के घर आती हैं। अरे नताशा, कीर्ति, जिया, मैं जानती थी तुम आओगी। आज आपकी ननद के साथ आपके नंदोई भी आए हैं भाभी। नमस्ते भाभी, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आप सभी से मिलते चलें। गौरी सभी को कुर्सी पर बिठाती है। तभी जिया अपनी अमीरी का रौब झाड़ते हुए पर्स से पैसे निकालकर अपनी गरीब भाभी के मुंह पर मारते हुए कहती है, ये पकड़ो पैसे और हमारे पतियों के लिए महंगा नाश्ता मंगाना। कम से कम हमारे पति के आगे अपनी नंद की नाक नीची मत करना। जिया को ऐसा करते हुए जतिन देख लेता है और उसे फटकारते हुए कहता है, जिया, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? अपनी नाक बचाने के लिए तुम तीनों ननद बेचारी गौरी भाभी को नीचा दिखा रही हो। शायद तुम्हें नहीं पता कि गौरी भाभी कितने बड़े घर की बेटी हैं और उन्होंने तुम तीनों की शादी के लिए कितने सैक्रिफाइस किए हैं, तुम सोच भी नहीं सकती। रहने दीजिए जतिन जी, चुप हो जाइए। अपनी गरीब भाभी के किए त्याग को याद करके तीनों घमंडी नंद का सर झुक जाता है और उनकी आंखों के आगे गरीब दिनों के बुरे पल उभर आते हैं। हमें माफ कर दीजिए गौरी भाभी, इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद हम भूल ही गई थी कि कभी हम गरीब घर की बेटियां थी। हाँ भाभी, हमने आपको गरीब और न जाने कितना बुरा भला कहा। नताशा, जिया, कीर्ति, तुम तीनों चुप हो जाओ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी भाभी तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम आज भी इस घर का हिस्सा हो और इस भाभी के दिल का टुकड़ा हो। और फिर नंद भाभी के रिश्ते में ऐसी खट्टी मीठी नोक झोंक तो होती ही रहती है। ऐसा कहकर आखिर में गौरी सारे गिले शिकवे मिटाकर अपनी तीनों ननंद को गले से लगा लेती है और उस दिन तीनों अमीर ननंद के मन से अमीरी का घमंड मिट जाता है और वो जब कभी अपने घर आती तो वो सुनहरा वक्त अपनी भाभी के साथ घुल मिलकर बिताती।